नमस्कार, स्वागत है आप सभी का तमाम अहम खबरों के साथ। मैं हूं प्रीति। आइए शुरुआत करते हैं सुबह 9 बजे की हेडलाइंस के साथ। पश्चिम बंगाल में वोटिंग तक बिना अनुमति के अखबारों में विज्ञापन पर लगी रोक। दूसरे चरण के मतदान की तैयारियां पूरी। 56 सीटों पर 383 उम्मीदवारों की किस्मत रविवार को होगी ईवीएम में कैद। शिरोमणि अकाली दल लोंगोवाल का कांग्रेस में विलय का फैसला। आज राहुल गांधी के पंजाब दौरे के दौरान हो सकता है ऐलान। राज्य में अनाज घोटाले पर केंद्र और राज्य सरकार से कांग्रेस ने मांगा जवाब। 5 साल में चौथे सूखे ने तोड़ी मराठवाड़ा की कमर। फसलें तबाह, बूंद बूंद के लिए तरसे लोग। ग्राउंड जीरो से राज्यसभा टीवी की रिपोर्ट। चौबीस घंटे के भीतर फिर भूकंप से कांपा जापान। 11 की मौत, 700 से ज्यादा घायल। 7.3 तीव्रता वाले भूकंप का केंद्र कुमामोतो में। और अजलान शाह हॉकी में खिताबी भिड़ंत। आज फाइनल में आमने सामने होंगी भारत ऑस्ट्रेलिया की टीमें। दोनों टीमों पर जीत का दबाव। सबसे पहले बात विधानसभा चुनाव की। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दूसरे दौर के प्रचार का शोर कल थम गया। इस चरण की 56 सीटों पर रविवार को वोट डाले जाएंगे। इस दौर में कुल 383 उम्मीदवारों की किस्मत दांव पर है। चुनाव आयोग ने शांतिपूर्ण मतदान के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। इस बीच दूसरे चरण के मतदान तक बिना अनुमति के अखबारों में विज्ञापन देने पर रोक लगा दी गई है। पश्चिम बंगाल की जनता अब दूसरे दौर के मतदान के लिए तैयार है। इस दौर में राज्य के उत्तर और मध्य हिस्से के 7 जिलों की 56 सीटों पर मतदान होना है। ये जिले हैं दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी, अलीपुरद्वार, उत्तर दिनाजपुर, दक्षिण दिनाजपुर, मालदा और बीरभूम। इस दौर में कुल 1,21,74,947 वोटरों को वोट डालने का अधिकार है। इनमें से 62,49,713 पुरुष और 58,91,717 महिला वोटर हैं। इस दौर में कुल 383 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होना है, जिनमें से 33 महिला उम्मीदवार हैं। इसमें तृणमूल कांग्रेस के 55, कांग्रेस के 23, सीपीएम के 17 और बीजेपी के 53 उम्मीदवार शामिल हैं। चुनाव आयोग ने इस दौर में निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान के लिए अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती की है। इस दौर के मतदाता 13,645 पोलिंग स्टेशनों पर अपना वोट डाल पाएंगे। The Commission has deployed close to 800 companies of central police forces in the election process. We have directed all officials to keep the voters and the stakeholders regularly informed through our media, all kinds of briefings and meeting with political parties of all the action that is being taken by the election machinery so that election is conducted in free and fair manner. इस दौर में कई सीटें सियासी दलों के लिए नाक का सवाल बनी हुई हैं। लेकिन सबसे दिलचस्प मुकाबला सिलीगुड़ी सीट पर है, जहां से टीएमसी के टिकट पर फुटबॉलर बाईचुंग भूटिया मैदान में हैं। उनके सामने सीपीएम के वरिष्ठ नेता अशोक भट्टाचार्य हैं। दूसरे दौर के मतदान से पहले चुनाव आयोग ने बीरभूम के पुलिस अधीक्षक मुकेश कुमार का तबादला कर दिया है। इसके साथ साथ जिले के 3 पुलिस थानों के प्रभारियों का भी तबादला किया गया है। आयोग ने ये कार्रवाई राजनीतिक पार्टियों की शिकायत के आधार पर की। प्रणब गोस्वामी के साथ विशाल दहिया, राज्यसभा टीवी। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी पंजाब में पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं के साथ आज बैठक करके आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर चर्चा करेंगे। इस दौरान शिरोमणि अकाली दल लोंगोवाल के कांग्रेस में विलय की औपचारिक घोषणा भी की जाएगी। सुरजीत सिंह बरनाला के परिवार ने गुरुवार को दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात करके अपनी पार्टी के कांग्रेस में विलय का ऐलान किया था। इधर पंजाब के अनाज घोटाले पर कांग्रेस ने केंद्र और राज्य सरकार से पूछा है कि 12,000 करोड़ का अनाज कहां गया। शनिवार को दिल्ली में कांग्रेस ने इस मुद्दे पर उच्च स्तरीय जांच करवाए जाने की मांग की। लगभग 12,000 करोड़ रुपए का खाद्यान्न भंडारों से गुम है, गायब है। 114 लाख टन से अधिक गेहूं केंद्रीय पूल के अंदर देने वाले पंजाब के किसान, मजदूर, आड़ती, व्यापारी और मजदूर के लिए ये बहुत चिंताजनक और खतरनाक बात है। केंद्रीय सड़क परिवहन और जहाजरानी मंत्री नितिन गडकरी ने शनिवार को मुंबई में दावा किया
कि पहले सामुद्रिक सम्मेलन के दौरान सरकार को 83,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के निवेश प्रस्ताव मिले हैं। गडकरी के मुताबिक कुल 141 समझौते किए गए हैं जो जहाजरानी और बंदरगाहों के विकास के अलावा सहयोगी क्षेत्रों से जुड़े हैं। जहाजरानी मंत्री ने कहा कि सरकार 5 साल के दौरान सागरमाला प्रोजेक्ट से जुड़ी 240 परियोजनाओं के विकास पर करीब 6,000 करोड़ डॉलर खर्च करेगी। इसके अलावा सरकार जलमार्गों के विकास के लिए भी पहले से दुगना धन देगी। Taking the feedback from all of you, I feel that here is 2 times more potential of investment in ports, inland waterways and in shipping. Now, inland waterways will be game changer. भारत और फ्रांस के बीच राफेल लड़ाकू विमानों की खरीद का समझौता जल्द हो सकता है। दोनों देशों के बीच कीमतों के मुद्दे पर मतभेदों को तकरीबन सुलझा लिया गया है। बीते साल पेरिस दौरे पर गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांसीसी राष्ट्रपति फ्रांकोis होलांद के बीच 36 राफेल खरीदे जाने पर सहमति बनी थी। तब फ्रांस 8 अरब यूरो यानी करीब 59,000 करोड़ रुपए में 36 राफेल लड़ाकू विमान देने पर राजी हुआ था। इससे पहले इन विमानों की कीमत 11 अरब यूरो रखी गई थी। पीटीआई के मुताबिक मई के आखिर तक इस डील पर अंतिम मुहर लग जाएगी। राज्यसभा में जेडीयू सांसद अनिल साहनी ने एलटीसी फर्जीवाड़े में उनका नाम आने पर प्रतिक्रिया देते हुए इसे राजनीतिक साजिश बताया है। इससे पहले राज्यसभा के सभापति मोहम्मद हामिद अंसारी ने इस मामले में साहनी के खिलाफ मामला दर्ज करने की मंजूरी दे दी थी। अनिल साहनी राज्यसभा में सांसद हैं और उन पर हवाई यात्रा के फर्जी बिलों का भुगतान कराने का आरोप है। 1/3/2013 को जो राज्यसभा सचिवालय जहां से एलटीसी का पैसा जाता है खाता में, उसके हम मैंने लिख के दिया कि यहाँ पर फर्जी बाड़ा हो रहा है, फर्जी टिकट आ रहा है और मेरे नाम पर भी 2 बार फर्जी हो चुका है। देखिए, सब राजनीति से प्रेरित है। जो राजनीति से द्वेष रखने वाले लोग हैं उसको सबके सामने सीबीआई को उसका जांच करना चाहिए। हंदवाड़ा फायरिंग के चलते लगातार तीसरे दिन भी कश्मीर में तनाव की स्थिति बनी रही। कुपवाड़ा में प्रदर्शन कर रही भीड़ को नियंत्रित करने के लिए सेना को गोली चलानी पड़ी। इसमें एक शख्स की मौत हो गई और 3 लोग घायल हुए हैं। कश्मीर बंद को देखते हुए श्रीनगर समेत कई इलाकों में निषेधाज्ञा लगी हुई है। उधर हंदवाड़ा जाने की कोशिश कर रहे नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेताओं को भी सोपोर में ही रोक दिया गया। कांग्रेस ने कानून व्यवस्था को लेकर जम्मू कश्मीर सरकार की आलोचना की है। जो परिस्थितियां हैं जम्मू कश्मीर में वो भाजपा पीडीपी सरकार के नियंत्रण में नहीं है। हम राज्यपाल से ये मांग करना चाहते हैं कि सारी परिस्थिति के ऊपर एक बहुत ही पैनी निगाह बना के रखने की जरूरत है। ऑड इवन के दूसरे चरण में ज्यादा सख्ती बरती गई। पहले ही दिन 1300 चालान काटे गए। सरकार ने इस बार उल्लंघन करने वालों को दूसरा मौका नहीं देने का फैसला किया है। पहले दिन ज्यादा समस्या नहीं दिखी, लेकिन बाहर से आने वाली कारों को खासी परेशानी हुई। ऑड इवन नियम का पालन नहीं करने वालों पर इस बार ट्रैफिक पुलिस ज्यादा सख्त है। ट्रैफिक पुलिस ने उन 200 जगहों की पहचान की है जहां लोग इस नियम को मानने से कतराते हैं। यहां 2000 अधिकारियों को तैनात किया गया है। जानकारी आज सुबह मिली हमें टीवी में। हम जहां होटल में रुके वहां पर टीवी पे आज आ रहा था कुछ 15 अप्रैल है, तो आज कुछ छुट्टी का भी दिन है ना। हाँ, लेकिन हमें तो यार जाना है, कहाँ जाएंगे? मतलब पूरे दिल्ली में कहीं नहीं निकल सकते। ऐसा है, क्या होता है हमें कुछ थोड़ा पता है यार। Inconvenience, but we can always use the public transport to a large extent. Metro is fine. So metro covers most of the requirement, even if it is not a last mile connectivity could be a little bit of a problem, but still I welcome that. ऑड इवन को सफल बनाने के लिए 5000 स्वयंसेवकों को तैनात किया गया है। ये लोग हर चौराहे पर प्रदूषण मुक्त दिल्ली का संदेश दे रहे हैं। इस बार मुख्य तौर पर जो चैलेंज है वो ये है कि मौसम बदल चुका है, गर्मी का मौसम है। लोगों को चौराहों पर सिविल डिफेंस को ड्यूटी करने का चैलेंज है। स्कूल सारे खुले हुए हैं, बच्चों का चैलेंज है। बट हमें भरोसा है दिल्ली वालों पर, सब मिलकर के एक दूसरे का सहयोग करेंगे, कारपूल करेंगे और इसका समाधान निकालेंगे। हालांकि असली परीक्षा सोमवार को होगी, जब 4 दिन की छुट्टी के बाद ऑफिस और स्कूल एक साथ खुलेंगे। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इसे हर महीने लागू करने का संकेत दिया है। जहां ऑड इवन दिल्ली में फिर से लागू हो गया है, वहीं जनता के पास जिम्मेदारी है इसको फिर से सफल बनाने की, तो सरकार के पास जिम्मेदारी है इसकी नई परिस्थितियों और नई चुनौतियों से निपटने की।
कैमरा पर्सन धर्मेंद्र के साथ अनु दीवान, राज्यसभा टीवी, दिल्ली। और अब बात गर्मी और सूखे की। महाराष्ट्र का मराठवाड़ा इलाका 5 साल में चौथी बार सूखे की मार झेल रहा है। सरकारी दावों के बाद भी पानी का संकट बढ़ता जा रहा है। शहरों में हालात कुछ बेहतर हैं, लेकिन गांव की हालत बेहद खराब है। राज्यसभा टीवी की टीम ने औरंगाबाद के गांव की जमीनी हकीकत का जायजा लिया। सूखे जलाशय, पानी जुटाने की जद्दोजहद और गंदा पानी पीने को मजबूर लोग। ये तस्वीरें महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले के ग्रामीण इलाकों की हैं। ये भिंदोन गांव है, जहां लोग सुबह से पानी की तलाश में निकल पड़ते हैं। शहरी इलाकों की तरह यहां टैंकर से पानी भी नहीं पहुंच रहा है। यहाँ पानी बोले तो 15 दिन से पानी नहीं आ रहा। ये 15 दिन के बाद एक टैंकर आता, वही भी कोई भी इधर उधर पुरता नहीं, कुछ नहीं, का कुछ होता नहीं है। नहीं, पानी पीने के लायक नहीं। उसमें दवा डाले तो उसमें बाटल लानी पड़ती, थोड़ी फार डालना पड़ती, फिर वो पानी पीना पड़ता। बाटा पड़ेल रहा था ना, फिर नहीं का वो कांटा डालते, फिर नहीं का हम टैंकर आता था, टैंकर बंद कर दिया, इसलिए हमको पानी नहीं मिलता, इसलिए हम बावड़ी पे जाते। पहाड़ियों के बीच बसे शिवगढ़ गांव की भी यही तस्वीर है। यहाँ रहने वाले लोग बंजारा समुदाय के हैं, जो पशुपालन से गुजर बसर करते हैं। लेकिन पानी का ऐसा संकट है कि ये लोग अपने जानवरों को औने पौने दामों पर बेचकर गांव छोड़कर जा रहे हैं। सूखा है, इसके वजह से पानी नहीं है। पानी की वजह से जानवरों को चारा नहीं है। हमारे यहाँ खेती जानवरों के पहाड़ी इलाका होने के बाद जानवर के वजह से कोई उत्पन्न नहीं है। इसके वजह से कुछ आदमी गांव छोड़ के शहर में काम धंधे को जा रहे हैं और जानवर मरने को लग गए। सहस्त्रमुनि गांव में पानी 100 फीट से भी नीचे चला गया है। औरतें और बच्चे कई किलोमीटर दूर से पानी लाने को मजबूर हैं। पीने का पानी का इतना प्रॉब्लम है। 5 साल से सूखा होने के बाद यहाँ कुआं कुछ भी नहीं है। कुआं कितना भी खोदा तो पानी नहीं लगता। पूरा पहाड़ी इलाका है, 100 फीट भी बावड़ी रही तो पानी नहीं लगता। महाराष्ट्र के 44,000 में से करीब 15,000 गांव सूखा पीड़ित हैं। इनमें से सबसे ज्यादा इलाके मराठवाड़ा के हैं। लातूर, परभणी, बीड़ और औरंगाबाद में हालात सबसे ज्यादा खराब हैं। वैसे तो सूखा राहत के लिए सरकारें लंबे चौड़े दावे कर रही हैं, लेकिन सूखाग्रस्त मराठवाड़ा के औरंगाबाद जिले की हालत बहुत ही नाजुक है। खासतौर पर ग्रामीण इलाकों में पीने के पानी से लेकर के जानवरों के लिए काफ़ी संकट पैदा हो गया है। केवल नारायण के साथ अरविंद कुमार सिंह, राज्यसभा टीवी, औरंगाबाद। सूखे में अब बात बुंदेलखंड के हमीरपुर जिले की। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में सूखे ने अकाल का रूप ले लिया है। लोगों की मांग है कि यहाँ भी ट्रेन से पानी भेजा जाए। हमीरपुर जिले के कापस गांव में हालात इतने बदतर हैं कि इंसान और जानवर एक ही तालाब से पानी पी रहे हैं। जिले में 3 दर्जन से ज्यादा गांव का कापस जैसा ही हाल है। यहाँ लोग गंदा पानी पीने को मजबूर हैं। जिनके पास साधन है वो मीलों दूर जाकर पानी भर कर लाते हैं और परिवार की प्यास बुझाते हैं। ऐसे में जब पीने के लिए ही पानी न हो तो नहाने की कौन सोचे। पानी की बहुत ज्यादा दिक्कत है। बच्चे हमारे एक हफ्ता नहाते नहीं है, औरतें नहाती नहीं है, बैल भैंस बकरियां मर रही प्यास के वजह से। जिले में इस समस्या से निजात पाने के लिए हैंडपंप लगाए गए और टंकियां भी बनाई गई, लेकिन हैंडपंप खराब हैं तो टंकियां प्यास बुझाने में अक्षम हैं। टैंकर भी आते हैं लेकिन वो जरूरत पूरी नहीं कर पाते। लोगों की मांग है कि लातूर की तरह ही यहाँ ट्रेनों से पानी की आपूर्ति की जाए। आज यहाँ महाराष्ट्र की तरह जिस तरीके से लातूर में ट्रेन भिजवाई गई है, बुंदेलखंड में भी उसी तरीके की कोई सुविधा की जाएगी, वरना आगे आने वाले महीने में यहाँ इतनी किल्लत होगी पानी की कि लोग प्यासों मरने की स्थिति में आ जाएंगे। जिला प्रशासन का कहना है कि वो समस्या से निपटने में लगा हुआ है। इसमें 2-3 तरह के काम हैं। पहला तो ये है कि जो हैंडपंप खराब हो गए हैं उनको ग्राम पंचायतें ठीक करा सकती हैं अपने पैसे से। अगर कोई बड़ी खराबी है, रिबोर करना है, तो उसके लिए जल निगम को धनराशि सरकार की तरफ से उपलब्ध कराई गई है, वहाँ हैंडपंप रिबोर हो जाएंगे। इसके अलावा पानी की सप्लाई में ओवरहेड टैंक बना करके की जाएगी। केंद्र सरकार ने बुंदेलखंड के लिए 1304 करोड़ रुपए का सूखा पैकेज दिया है। ये रकम सीधे लाभार्थियों के खाते में जाएगी। वहीं उत्तर प्रदेश सरकार ने गुरुवार को करीब 868 करोड़ रुपए जारी करने का ऐलान किया। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी।
और अरविंद कुमार सिंह हमारे संवाददाता इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं, औरंगाबाद से मौजूद है हमारे साथ। अरविंद जी, आपने जो तस्वीरें दिखाई वो बेहद ख़राब स्थिति अपने आप बयां कर रही हैं। माने कि संकट आने वाले दिनों में गर्मी के साथ और बढ़ रहा है, और क्या माने जो योजनाएं हैं वो सिर्फ कागजों पर ही अभी भी नजर आ रही हैं क्या? प्रीति जी, जहाँ तक पानी का सवाल है तो औरंगाबाद में जो हम जिन इलाकों में गए हैं और जिस तरह से देखा है, आने वाले समय में खासतौर गर्मी जिस तरह से बढ़ रही है, संकट और बढ़ रहा है। और पूरा इलाका ही जैसे जो है टैंकर से पानी के सप्लाई पर डिपेंड है। और इसमें भी भेदभाव ये है कि जो गरीब लोगों की बस्तियां हैं, खासतौर पर जो विमुक्त और घुमंतु लोगों की बस्तियां हैं जो बहुत ही गरीबी स्थिति में है, उनको सरकार की ओर से पानी नहीं मिल रहा। सच यह है कि वहाँ जो है जो नगर पालिका है उसका टैंकर जो है सिर्फ उन्हीं बस्तियों में जा रहा है जो संपन्न बस्तियां हैं। अन्यथा जो है खुद पानी खरीद करके पी रहे हैं। और जो 200 रुपए 300 रुपए में जो टैंकर आता था, आज जो है उसकी कीमत 1000 रुपए तक हो गई है। तो कुल मिलाकर के बहुत ही दयनीय स्थिति है। और जमीनी स्तर पर जो सरकार का जो दावा है कि वो टैंकर से आपूर्ति हो रही है गाँव में, शहरों में, गाँव में 8-8 दिन जो है पानी नहीं जा रहा है। तो सोचिए, जो लोग पानी पी रहे हैं, प्रदूषित पानी पी रहे हैं, ये बहुत, उसकी गुणवत्ता बहुत खराब है। तो कुल मिलाकर के जो जमीनी स्तर पर जो सरकार के जो दावे हैं वो उस तरह से नहीं दिख रहे हैं। हाँ, ये नहीं कह सकते कि पूरी तरह से उसको खारिज किया जा सकता है। सरकार भी अपने स्तर पर कुछ जगह जूझने की कोशिश कर रही है। हाँ। लेकिन नीचे की जो मशीनरी है वो बहुत कमजोर है इस हिसाब से। बिल्कुल यही कहा जाए, सिलसिला आज से तो है नहीं अरविंद जी, दशकों से जारी है। योजनाएं बनती हैं, पैकेज जारी होते हैं, लेकिन बात यही है कि हालत क्यों नहीं बदल पाई है। हम हालत देख रहे हैं लगातार और ख़राब हो रही है। आप लगातार अपनी रिपोर्ट भेजते रहिए, तस्वीरें भेजते रहिए, हम दर्शकों को दिखाते रहेंगे। फिलहाल आप जुड़े हमारे साथ अरविंद जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और सूखे और गर्मी से जुड़ी खबरें आप लगातार राज्यसभा टीवी पर देख सकते हैं। फिलहाल हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। कलम गवाह है कि इस अंक में मुलाकात वरिष्ठ पत्रकार, संपादक और लेखक हिरणमय कार्लेकर के साथ। अगस्त 1971 रात 2:15 थाना থেকে আসছি, দরজা খুলুন, we have come from থানা। और आपका आइडेंटिटी कार्ड? तो देखा वो कलकत्ता पुलिस का जो इनकाउंटर एक्सपर्ट था उसका। रामनाथ जी, ये 3 प्रॉमिस दिया थ्रू दिस जेंटलमैन। मैंने कहा लेकिन व्हाट विल हैपन टू माय रेपुटेशन? जॉर्ज फर्नांडिस इज एवरी डे रिस्किंग हिज लाइफ। वी आर आस्किंग यू टू रिस्क योर रेपुटेशन। कलम गवाह है, श्रेष्ठ संपादकों से संवाद, सिर्फ राज्यसभा टेलीविजन पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। दुनिया भर में मंदी का खतरा कम हुआ है, लेकिन देशों को आर्थिक प्रगति के लिए प्रतिस्पर्धी मुद्रा अवमूल्यन से बचना होगा। G20 देशों के वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों के सम्मेलन में शुक्रवार को यह बात कही गई। सम्मेलन में इसके अलावा वित्तीय लेन देन में पारदर्शिता लाने और टैक्स चोरी रोकने के उपायों पर भी चर्चा हुई। G20 देशों के वित्त मंत्रियों और सेंट्रल बैंक के गवर्नरों की बैठक में कहा गया कि आर्थिक प्रगति के लिए मुद्रा अवमूल्यन सही रास्ता नहीं है। बैठक में वैश्विक आर्थिक मंदी का असर कम होने की बात कही गई, लेकिन साथ ही कहा गया कि दुनिया भर में वस्तुओं की खरीद फरोख्त आधारित अर्थव्यवस्थाओं में कमजोरी का रुख जारी है। 关于全球的经济形势，会议认为全球经济继续复苏，金融市场价格基本恢复到年初水平。 सम्मेलन में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि अब वक्त आ गया है कि राजकोषीय नीति का दोबारा आकलन होना चाहिए। उन्होंने कहा कि मौद्रिक नीति के उपाय अपनी सीमा पर पहुंच गए हैं और इसका फायदा समान तरीके से नहीं पहुंचा है। कार्यक्रम में हिस्सा लेने आए अमेरिकी वित्त मंत्री ने दावा किया कि दुनिया भर में आर्थिक मंदी का असर पिछले 3 महीने में कम हुआ है। One of the bright spots in the global economy, with real GDP nearly 10% higher than at its pre-recession peak. Labor market conditions are improving steadily. The U.S. economy continues to generate more than 200,000 jobs per month on average, and the unemployment rate is falling to close to its pre-recession levels. इस मौके पर भारत समेत तमाम देशों ने कर चोरी में मददगार देशों के खिलाफ कार्रवाई करने, फर्जी कंपनियों और आतंकवादी अर्थव्यवस्था पर वित्तीय पारदर्शिता लाने और वक्त रहते महत्वपूर्ण सूचना को साझा करने की मांग की। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी।
मशहूर फिल्म अभिनेता दिलीप कुमार की हालत फिर बिगड़ गई है, जिसके बाद उन्हें मुंबई के लीलावती अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 90 साल के दिलीप कुमार को सांस लेने में तकलीफ होने की वजह से अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बढ़ती हुई उम्र और कमजोरी की वजह से दिलीप कुमार काफी समय से बीमार चल रहे थे। अस्पताल के डॉक्टरों के मुताबिक उनके सीने में इन्फेक्शन की वजह से सांस लेने में दिक्कत आ रही थी। बात पेट्रोल की कीमतों की। पेट्रोल की कीमत 74 पैसे और डीजल की ₹1.30 प्रति लीटर कम कर दी गई है। नई दरें बीती रात से लागू हो गई हैं। दिल्ली में पेट्रोल ₹61.13 प्रति लीटर मिलेगा, जबकि कोलकाता में पेट्रोल की कीमत ₹64.90, मुंबई में ₹65.63 और चेन्नई में ₹60.58 प्रति लीटर होगी। वहीं दिल्ली में डीजल के लिए प्रति लीटर ₹48.01 देना होगा। कोलकाता में डीजल ₹50.48, मुंबई में ₹53.59, माफ कीजिएगा 49 पैसे और चेन्नई में ₹48.76 प्रति लीटर मिलेगा। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पेट्रोल और डीजल की कीमत कम होने की वजह से कीमतों में कमी की गई है। एशिया में पिछले 4 दिनों में आए 4 भूकंप से लोग दहशत में हैं। अफगानिस्तान और म्यांमार में आए भूकंप के बाद बीती रात जापान फिर भूकंप से दहल उठा। जापान अभी गुरुवार को आए भूकंप के झटकों से उबरा भी नहीं था कि ताजा भूकंप के झटकों ने उसे फिर से हिला कर रख दिया। शुक्रवार को आए भूकंप की तीव्रता 7.3 मापी गई। भूकंप का केंद्र कुमामोतो में जमीन से 7 किलोमीटर भीतर था। इसके कुछ देर बाद ही एक दूसरा तेज झटका भी आया। भूकंप से 19 लोगों की जान चली गई, जबकि 700 से ज्यादा लोग जख्मी हुए हैं। जापान में भूकंप से मरने वालों की तादाद बढ़कर 29 हो गई है। भूकंप के बाद सुनामी की चेतावनी जारी की गई थी, लेकिन उसे बाद में हटा लिया गया। भूकंप में बड़े पैमाने पर भूस्खलन की घटनाएं हुई हैं। इससे पहले गुरुवार को जापान का दक्षिणी इलाका भूकंप के झटके से हिल उठा था। इसमें 9 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि सैकड़ों लोग जख्मी हुए थे। कई मकान ध्वस्त हो गए और सड़कों को नुकसान पहुंचा। इस भूकंप की तीव्रता 6.5 मापी गई थी। इस बीच सरकार ने राहत और बचाव का काम तेज करने का निर्देश दिया है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव बान की मून के मुताबिक दुनिया भर में इस वक्त 7 करोड़ से ज्यादा लोग बेघर हैं और अलग अलग देशों में शरण लेने के लिए मजबूर हैं। वॉशिंगटन में G20 देशों की बैठक से संबंधित एक कार्यक्रम में संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने कहा कि इतनी बड़ी तादाद में शरणार्थियों को संभाल पाना तकरीबन नामुमकिन है। उन्होंने कहा कि इस समस्या पर चर्चा के लिए तुर्की में अगले महीने की 23 और 24 तारीख को विश्व मानवीय शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। This is going to be the first ever in 70 years of United Nations history that we are convening this World Humanitarian Summit meeting, because there will more than 70 million people displaced and refugees around the world. It is totally unmanageable, uncontrollable now. इराक के प्रधानमंत्री हैदर अल अबादी ने कहा है कि देश में जारी राजनीतिक खींचतान का असर IS के खिलाफ लड़ाई पर पड़ सकता है। इराक में भ्रष्टाचार के मुद्दे पर मंत्रिमंडल में बदलाव पर संसद में 2 बार वोटिंग टल चुकी है। इस बीच नैनवा प्रांत में IS के खिलाफ सैनिक कार्रवाई के बाद लोगों का पलायन बढ़ गया है। उत्तरी इराक स्थित दिवाका शरणार्थी कैंप में लगातार बढ़ती भीड़ से हालात बेकाबू हो गए हैं। यमन में शुक्रवार को हजारों लोगों ने हूथी शिया संगठन अंसारुल्लाह के समर्थन में प्रदर्शन किया। सऊदी अरब गठबंधन के साथ अगले हफ्ते प्रस्तावित शांति वार्ता से पहले लोगों ने यमन से सऊदी अरब की सेनाओं की वापसी की मांग दोहराई। यमन में अंसारुल्लाह के लड़ाकों ने जनवरी 2015 में राजधानी सना समेत देश के बड़े इलाकों पर कब्जा कर लिया था। इसके बाद मार्च में सऊदी गठबंधन नेताओं ने यमन पर हमला कर दिया था। तब से यमन में 6000 से ज्यादा नागरिक मारे जा चुके हैं। बात हॉकी की। अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट का आज फाइनल मुकाबला भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला जाएगा। दोनों ही टीमों पर जीत का दबाव होगा। भारत ने कल अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट में मलेशिया को हराकर फाइनल में जगह बनाई। भारत ने मलेशिया को 6-1 से मात दी। भारत की तरफ से तलविंदर सिंह ने मैच के 51वें मिनट में भारत की तरफ से 6ठा गोल किया और इसके साथ ही भारत 6 साल बाद अजलान शाह टूर्नामेंट का फाइनल खेलेगा। और आखिर में हेडलाइंस। पश्चिम बंगाल में वोटिंग तक बिना अनुमति के अखबारों में विज्ञापन पर लगी रोक।
दूसरे चरण के मतदान की तैयारियां पूरी। 56 सीटों पर 383 उम्मीदवारों की किस्मत। रविवार को होगी ईवीएम में खैर। शिरोमणि अकाली दल लोंगोवाल का कांग्रेस में विलय का फैसला। आज राहुल गांधी के पंजाब दौरे के दौरान हो सकता है ऐलान। राज्य में अनाज घोटाले पर केंद्र और राज्य सरकार से कांग्रेस ने मांगा जवाब। पांच साल में चौथे सूखे ने तोड़ी मराठवाड़ा की कमर। फसलें तबाह, बूंद बूंद के लिए तरसे लोग। ग्राउंड जीरो से राज्यसभा टीवी की रिपोर्ट। चौबीस घंटे के भीतर फिर भूकंप से कांपा जापान। 19 की मौत, 700 से ज्यादा घायल। 7.3 तीव्रता वाले भूकंप का केंद्र कुमामोतो में। और अजलन शाह हॉकी में खिताबी भिड़ंत आज। फाइनल में आमने सामने होंगी भारत ऑस्ट्रेलिया की टीमें। दोनों टीमों पर जीत का दबाव। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आगे आप देख सकते हैं कलम गवाह है। नमस्कार।